Greeting dear students. So I hope everything is clear up to this topic. In the previous module we discussed about what is atom, what are different type of atoms, how they exist in the nature, either in their free form or in their combined state. In this module we will discuss further about the atoms, but their atomic mass. क्योंकि हम किसी भी चीज को क्या बुला रहे हैं, मैटर. तो मैटर किसको बुलाएंगे? विच फुलफिल टू क्राइटेरिया. फर्स्ट इज इट शुड हैव मास एंड इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस. तो कोई भी मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है? पार्टिकल का. तो मास किसका है? पार्टिकल का. और सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम. सो एटम का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना. सो हाउ वी कैन नोट दी हाउ वी कैन फाइंड आउट दी मास ऑफ एन एटम, कि उसमें हम क्या करते हैं, हम एक चीज को स्टैंडर्ड ले लेते हैं और उसके साथ कंपेयर करते जाते हैं और बाकी चीजों का मास निकाल लेते हैं. मींस एटॉमिक मास. सो एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल. और सबसे छोटे पार्टिकल का अगर हमको मास कैलकुलेट करना है, इट इज क्वाइट टीडियस प्रोसेस. और जब हम एक्चुअल में मास कैलकुलेट करते हैं एक सिंगल एटम का, तो वो निकालना क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एज यू कैन सी है. सो एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, विच इज द हाइड्रोजन एटम, द एक्चुअल मास ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम इज 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो ये मास क्या है? अब आपको पता ही है कि ना तो वो दिखाई देता है, इतना ज्यादा छोटा है, तो उसका मास भी क्या होता है? ना के बराबर है. अब आप देख सकते हो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. So the mass of one atom of actual mass of one hydrogen atom is too much low. So अब इतना जो फिगर है, जो वैल्यू है, नंबर है, वो बहुत छोटा है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इतने मास को क्या मान लेते हैं? 1. कि अगर किसी एटम का इतना मास होगा तो उसको हम क्या ज्यूम कर लेते हैं? 1 यूनिट. और 1 यूनिफाइड मास और 1 AMU. व्हाट इज यूनिफाइड और AMU we will discuss later. So the simplest way to calculate the mass of other substances, उसमें हम क्या करते हैं? एक चीज को रेफरेंस ले लेते हैं. मींस एक चीज को हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं. लेट्स अज्यूम ये मार्कर क्या है? हाइड्रोजन एटम है. तो इसका जो भी मास है उसको हम क्या मान लेंगे? 1. और बाकी सारी की सारी चीजों का मास हम जो है इसके कंपैरिजन में निकालते हैं. लेट्स अज्यूम दीज आर द टू डिफरेंट एलिमेंट. ये हाइड्रोजन है और लेट्स अज्यूम ये क्या है? ऑक्सीजन है. तो जब हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे ना, तो व्हाट वी डू, वी कंपेयर दिस एलिमेंट ऑक्सीजन विद द हाइड्रोजन. क्योंकि हाइड्रोजन को हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड. कि पूरे जितने भी एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको स्टैंडर्ड मान के बाकी सबका मास निकालना है. मतलब इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कौन कितना भारी है या कौन कितना हल्का है. सिंपली सी बात है कि भाई इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? इसका एक्चुअल मास कितना है? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. और इसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं? दूसरे एलिमेंट का मास निकालते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये दूसरा एलिमेंट जो हमने ऑक्सीजन अज्यूम किया है वो कितना भारी है या कितना हल्का है. हल्के होने की तो बात होगी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो उससे कितने ज्यादा भारी है वो. तो दैट्स हाउ वी जनरली कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस. कि हम क्या करते हैं? एक चीज को स्टैंडर्ड ले लेते हैं, उसका जो एक्चुअल मास है उसको 1 अज्यूम कर लिया हमने, और उसके कंपैरिजन में दूसरी चीजों का हम मास कैलकुलेट करते हैं. दूसरी चीजें यहाँ पे क्या है? दूसरे एलिमेंट और उनके एटम. सो कंपैरिजन विद द रेफरेंस एटम, कि जब आप एक्चुअल मास निकालते हो, दैट यू कैन से दैट इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. लेकिन उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? 1. और बाकी चीजों का मास जो है इसके कंपैरिजन में निकालते हैं. तो जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज के साथ, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो क्या होती है? रिलेटिव वैल्यू. You can also understand by this example. What I have done now, एक मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे डॉट बना दिया. ठीक है, चलो. This is the cap of marker. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो कैप है मार्कर की, वो छोटी है या बड़ी है? You can think about it कि whether the cap of marker is small or large. what will be your answer? कि आप क्या आंसर दोगे इसके लिए कि ये जो कैप है मार्कर की वो छोटी है या बड़ी है? तो few of you are saying, maybe saying that ये क्या है? बड़ी है. और कुछ कह रहे होंगे ये छोटी है. Unless I tell you what should be the standard, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको इस कैप को किसके साथ कंपेयर करना है, it will not be possible to tell कि whether the marker cap is small or large.
कि अगर मैं बोल देता हूँ इस डॉट के साथ कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में तो बड़ी है, लेकिन अब साथ में देख सकते हो मैंने मार्कर भी होल्ड किया हुआ है, तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि इस मार्कर के कंपैरिजन में वो छोटा है या बड़ा है, देन इन दैट केस यू विल से दिस इज द स्मॉल। तो डॉट के कंपैरिजन में तो बड़ी है ये मार्कर की कैप, लेकिन इस मार्कर के कंपैरिजन में ये छोटा है। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन कैलकुलेटिंग द मास, और साइंटिस्ट वर डूइंग इन कैलकुलेटिंग द मास। तो उन्होंने क्या किया, एक चीज को स्टैंडर्ड मान लिया। लेट अज्यूम ये डॉट क्या है, स्टैंडर्ड है, ये बड़ा है या छोटा है, छोटा है, सॉरी ये बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, रेफरेंस डॉट के कंपैरिजन में। ये बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। क्यों, बिकॉज इट इज कंपेयर्ड विद ए रेफरेंस मटेरियल। तो सिमिलरली इन केस ऑफ एटॉमिक मास, तो जो हमने डॉट इनिशियली इन दिस स्टार्टिंग व्हेन दिस एटॉमिक मास कंसेप्ट वाज ओरिजिनेटेड, जब ये एटॉमिक मास का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो लिया था वो क्या लिया था हमने, हाइड्रोजन। इस कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एलिमेंट बहुत ज्यादा कम थे, सबसे छोटा एलिमेंट जो था वो हमारा हाइड्रोजन था, तो इसलिए उसको साइंटिस्ट ने उनको क्या कंसीडर कर लिया, हाइड्रोजन एज ए स्टैंडर्ड, और बाकी सबका मास जो है उसके कंपैरिजन में हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। सो कंपैरिजन विद द रेफरेंस एटम और स्टैंडर्ड एटम, और उससे जो मास आएगा हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, नोट द एटॉमिक मास, इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। सो द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मास की, कैसे हम आज जो हमारे पास एटॉमिक मासेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो कैसे आए हैं। तो इन दिस स्टार्टिंग कि व्हेन दिस एटॉमिक मास कंसेप्ट वाज ओरिजिनेटेड, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड दैट वाज टेकन वाज हाइड्रोजन। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो लिया था वो कौन सा था, हाइड्रोजन। तो टेकन एज 1, मीन 1 का मतलब है हाइड्रोजन के मास को हमने कितना अज्यूम कर लिया, 1, और बाकी सबका मास जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकाला, मास ऑफ अदर एलिमेंट बाय कंपेयरिंग विद हाइड्रोजन एटम। बट एज सून एज वी स्टार्टेड टू फाइंड द न्यूअर एलिमेंट, जैसे जैसे हमको नए एलिमेंट मिलते गए, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत कम एलिमेंट थे, तो जैसे जैसे हमको नए एलिमेंट मिलते गए, और जो एलिमेंट थे भी हमारे पास उस टाइम पे, कुछ एलिमेंट का मास किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। सो मास ऑफ अदर एटम केम आउट फ्रैक्शनल, कि फ्रैक्शन में आ गया, तो उस वजह से फिर इसको फिर बाद में क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन wasn't considered for the reference material और रेफरेंस सब्सटेंस। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, सेकंड जिस एलिमेंट के बारे में सबसे ज्यादा पता था वो कौन सा था उस टाइम पे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था, 16। सो ऑक्सीजन को उन्होंने एज ए स्टैंडर्ड या रेफरेंस मटेरियल कंसीडर कर लिया, और बाकी सबका मास जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके निकाल लिया। सो क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सेलेक्टिंग ऑक्सीजन 16 एज ए रेफरेंस मटेरियल और रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस या स्टैंडर्ड, उसको हमने ऑक्सीजन को क्यों सेलेक्ट किया था। तो फर्स्ट रीजन इज ऑक्सीजन कंबाइंड विद द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एट दैट टाइम। और अभी भी ऐसा है कि ऑक्सीजन जो है वो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है उनके साथ कंबाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, most of the non metal and metalloid, they all react with the oxygen. So this was the first criteria for selecting oxygen as a reference standard. Second is, इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही थी हमारी हाइड्रोजन के अंदर, क्योंकि मास जो था कुछ एक एलिमेंट का वो किस में आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था, पॉइंट में आ रहा था, तो उसने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। So that is why advantage of selecting, question can also be like this, what was the reason behind selecting oxygen over hydrogen? So you can write the answer, because when we calculate the relative atomic mass of element by comparing with the oxygen 16, the most of the element were found to be, the mass of most of the element found to be whole number, कि बहुत सारे एलिमेंट का मास जो था हमारा वो किस में आ गया, होल नंबर में आ गया। बट इन द ईयर 1961, जो अभी का टाइम है, IUPAC, so all of you are aware about the full form of IUPAC. So what is the full form of IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने सिंबल असाइन किए हैं आज के टाइम पे एलिमेंट्स को। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ऑक्सीजन के बजाय अब किसको स्टैंडर्ड ले लिया है, कार्बन 12 को, द एटम ऑफ कार्बन हुज मास इज 12, और बाकी सबका मास जो है इस कार्बन 12 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया हुआ है। एंड we have already discussed there are more than 118 elements and they are arranged in the form of periodic table। एक periodic table है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, जो मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। तो उनमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, रिलेटिव, और वो किसके कंपैरिजन में निकाला हुआ है, बाय कंपैरिजन विद द कार्बन 12। सो
अगर आपसे कोई पूछ लेता है ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करने का रीजन क्या था, ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करने का रीजन क्या था, क्योंकि जो 16 एटॉमिक मास लिया हुआ था, जब बाद में जब आइसोटोप वाले टॉपिक्स आ गए, आइसोटोप के बारे में डिस्कवरी हो गई। आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होती हैं, कि जैसे हाइड्रोजन है 1h1 1h2 1h3, तो हाइड्रोजन का एक ही हाइड्रोजन है लेकिन उसके 3 डिफरेंट तरह के एटम हैं जिनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो उसके बाद इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, तो अब सेलेक्ट किसको किया हुआ था, कार्बन के उस आइसोटोप को हमने सेलेक्ट किया जिसका मास क्या था 12। कार्बन का जो 12 आइसोटोप है वो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। सो whenever we are writing the atomic mass, so in the previous time we used to write the unit as AMU। जनरली तो हम मास के लिए यूनिट क्या लिखते हैं, ग्राम, बट ग्राम इज टू बिग यूनिट for an atom of element. So IUPAC assigned the unit, initially they assigned the unit atomic mass unit, नेम ही क्या रख दिया उसका, atomic mass unit या simply AMU। लेकिन आजकल क्या किया हुआ, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, अब यूज नहीं करते, हम सिंपली क्या करते हैं, यूनिफाइड मास। नेग्लेक्ट करने का रीजन क्या था कि एटम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल का अगर हमको मास निकालना है तो उस केस में फिर हम यूनिट ये नहीं रखते ना कि मॉलिक्यूलर मास यूनिट, ऐसा तो रख नहीं सकते थे। तो अल्टीमेटली दे कंक्लूडेड दैट द फाइनली द सिंबल ऑफ एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास इज यू, एंड द मीनिंग ऑफ यू इज यूनिफाइड मास, की मतलब इकट्ठा करके जो टोटल मास आया है उसको हम बोल देते हैं यूनिफाइड मास। तो ये यूनिफाइड मास वाली जो यूनिट है ये मॉलिक्यूल्स पे भी सिंपली अप्लाई हो जाती है। तो ये वाला जो डाउट है, मॉलिक्यूल के ऊपर एटॉमिक मास तो नहीं लिख सकते ना, मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली द यूनिट केम आउट टू बी यू। तो फाइनली IUPAC ने क्या किया, 2 चेंजेस किए। फर्स्ट इज कार्बन 12 इज टेकन एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड, कार्बन 12 को रेफरेंस स्टैंडर्ड एज्यूम कंसीडर कर लिया। सेकंड, और यूनिट जो थी उसको उसने क्या एज्यूम कर दिया, असाइन कर दिया यू, and U doesn't mean unit, U means unified mass. So I hope up to this point of time everything is clear कि what is the atomic mass, कैसे हम कैलकुलेट किया। हिस्ट्री के अंदर पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, लेकिन उसके साथ दिक्कत थी क्योंकि वो फ्रैक्शनल रहा था मास। फिर क्या सेलेक्ट कर लिया, ऑक्सीजन, जिसका मास कितना था 16, और उससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि एक तो वो सबसे रिएक्ट कर लेता था, दूसरा बहुत सारे एलिमेंट का मास जो था वो होल नंबर में आ गया। But in the year 1961, IUPAC, the Standard Organization for Chemistry, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसने क्या किया, रेफरेंस स्टैंडर्ड को चेंज करके क्या ले लिया, कार्बन 12। चूज कार्बन 12, और यूनिट क्या थी, अब अल्टीमेटली हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, यूनिफाइड मास, और किसी भी मास एलिमेंट के मास के आगे हम क्या लिख देते हैं, यू। सो हाउ क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस टॉपिक, हाउ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम। फर्स्ट इज why hydrogen was selected, what was the limitation behind replacing the hydrogen with the oxygen, कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का रीजन क्या था, ये रीजन हो गया। why oxygen was selected over hydrogen, कि हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट करके ऑक्सीजन को क्यों सेलेक्ट किया था, these are the 2 reasons। next is the which is the reference material used to calculate the relative atomic mass, you can write the carbon 12। अगर आप कार्बन पे ही छोड़ दोगे then the answer will be incorrect, you have to write carbon whose mass number is 12, or you can directly write C12। next is the next question that comes from this topic is define 1 AMU, define relative atomic mass। so I have already written the definition। first is 1 atomic mass unit, or simply say 1 AMU। so how you can define 1 AMU is a mass unit, कि 1 AMU क्या है, एक मास यूनिट है, वो किस चीज के इक्वल है, इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अगर आपसे पूछता है कि जैसे कार्बन का मास कितना हो गया, 12 AMU एक तरह से, ठीक है। तो 1 AMU का मतलब कितना है कि हम एटम लेते हैं, उसके मास को किसके साथ कंपेयर करते हैं, 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। सिमिलर डेफिनेशन इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास of the atom of element is defined as average mass of the atom, कि जो भी एटम है उसका एवरेज मास कितना है, किसके कंपैरिजन में, 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12। so 1/12 the mass of the 1 carbon 12 atom। so both are quite similar but just the starting part is different, कि start कैसे करना है, ठीक है। so I hope these 2 definitions are clear to everyone। next is examples of few of the element masses I have already written, these are the symbols I have written, these are their
atomic mass. And all of you are aware about the symbol of name of the first symbol, which is H, hydrogen. We have already discussed few of the masses during the law of constant composition or constant proportion. This is H. H stands for hydrogen. The atomic mass of hydrogen is 1 U. Carbon 12 U. Nitrogen 14 U. Oxygen 16 U. Sulfur 32 U. Calcium 40 U. You can write as many as, but for the simplest of all purpose, what we have to learn? We have to learn first 20 elements. कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारी उसके फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है उनके एटॉमिक मास हमको लर्न होने चाहिए एटलीस्ट. So this is the minimum criteria that you should learn first 20 element atomic masses. How we can learn that we will discuss in the next module. ये first 20 element कौन कौन से होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनका मास नंबर क्या है, उनको लर्न करने के लिए हमारे क्या शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, that we will discuss in the next module. So I hope everything is clear related to the atomic mass. So how you have to write in the fair notebook. I hope how questions will come in the exam is clear to everyone. This is the main thing. So first is the what is the simplest way of defining atom की comparison हमने किया. Next is the first standard that was taken was hydrogen. What was the limitation of replacing hydrogen with the oxygen? Why oxygen was selected? These are the two reasons that you have to write. After that you can write under the heading if the new reference material was carbon 12 and the unit of atomic mass is that we use nowadays is unified mass and the symbol is small u. Similarly, then you can write these two definitions, the 1 AMU and the relative atomic mass. Next you can write these 3 or 4 examples with their atomic masses. So you can also follow your NCERT book to write few more examples of atomic mass, and we will also discuss in the next module how to learn the first 20 elements, their atomic number, and what is the slightest pattern in case of atomic masses. So now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. If you still have any query, you can write in the comment section. So thank you students.